अगर वो कहते हैं कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, मैं तुमको भी कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। संविधान में है, हम बराबर के नागरिक हैं, हमारे बराबर के अधिकार हैं, हमारे सभी कुछ हमें संविधान में दिया हुआ है। पर जब वास्तव में हम देखते हैं तो उस वहाँ वास्तव में आकर हम सभी से के साथ इस आज़ादी के बाद 47 के बाद हम देखते हैं हमारे से छल हुआ है, हमारे से धोखा हुआ है, हम ठगे गए हैं। कौन सी कुर्बानी है जो हमने देश के लिए इसको आज़ाद कराने के लिए नहीं दी? आज भी हम कुर्बानी दे रहे हैं। सड़कों पर बैठ के यदि हम अनाज की बात करते हैं, किसान बन के आंदोलन चलाते हैं, तो हम देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। इकट्ठा होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भी खतरे में हो, हम भी खतरे में हैं। ये सरकार कोशिश करेगी, किसी के घर भेज देगी, उधर भेज देगी, अच्छा क्यों गए हो, कैसे गए हो, गए हैं। हिंदुस्तान की एकता को पक्का करने के लिए हमने आज का ये आयोजन किया है, इसमें कोई कमी ना रह जाए। नेशनलिज्म का, नेशन स्टेट बिल्डिंग का ये खास फीचर है कि ये आपकी यूनिक आइडेंटिटी को परवाह नहीं करता, ये इंडिविजुअल को आइडेंटिटी देता है सिटीजन होने की, लेकिन आपकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, मुसलमानों की मुसलमान होते हुए, सिखों की सिख होते हुए, खालसा पंथ होते हुए, उसको परवाह नहीं करता। इस पॉलिटिकल हकीकत को हमें समझना पड़ेगा आगे चलने के लिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दुनिया में कहीं भी होगी, वो अवाम के हक में नहीं होगी, ये बात समझनी चाहिए। और जो आइडेंटिटीज़ हैं डिफरेंट, चाहे वो एथनिक हों, नेशनैलिटीज़ हों, कल्चरल हों, उनके हक में कभी नहीं होगी। और इंडिया में अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से आगे जाकर पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है कि जो ताकत है वो कुछ चंद लोगों के हाथ में सिमट रही है। इंडिया के अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स थे वो भी पावरलेस हुए हैं पिछले 10 साल में। जो पॉलिटिकल रियलिटी है आज के इंडिया की, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना कोई भी कदम संभावना से ज़्यादा खतरे को लेकर आएगा, और अगर हम उसको पूरा समझते हैं तो वो खतरा भी हमारी स्ट्रेंथ बनेगा, क्योंकि हमें मालूम होगा कि हम कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। उतनी तैयारी से, उतने तहम्मुल के साथ, उतनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ सकता है। इतनी सी मेरी गुजारिश है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब 1984 के दंगे हुए थे तो मेरे को वो याद है सीन, तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो हमें ये लगा था कि दंगों में, मुझे नहीं पता था कि हम माइनॉरिटी में हैं, क्योंकि हमें इतनी अक्ल नहीं थी तब। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो जब ये दंगे हुए उसके बाद रिजल्ट आया था, तो मुझे अभी तक याद है वो रिज़ल्ट। हम घर में बैठ के रिज़ल्ट देख रहे थे, तो उसमें पर्टिकुलर जो सरकार थी उसको इतनी सीटें मिली थी कि तब एहसास हुआ था कि हम कितने अकेले हैं। तब एहसास हुआ था, मुझे वो बात भूलती नहीं है अभी तक। भारत की कोई अगर ताकत है तो वो सिख कम्युनिटी है और मुसलमान कम्युनिटी। इतिहास है, ऐसा नहीं कि ये मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अगर भारत का इतिहास उठा के देखें तो इन दोनों कौमों का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के लिए है। और वही स्पिरिट ने न सिर्फ दुनिया की सभी टीमों को हमने हराया, फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से गोल से हराकर पहला वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीता। इसकी बुनियादें 90 में ही डल गई थी कि बाबरी मस्जिद का ताला खुला गया। उसकी वजह से भारत के अंदर एक इंतशार पैदा हो गया। अल्टीमेटली बाबरी मस्जिद शहीद भी हुई। और उसके बाद जो आज हम बैठे हैं, ये बड़े चैलेंजिंग टाइम में हम लोग बैठे हुए हैं। फिर हमारे कंधों पे फिर बात आ गई हिंदुस्तान की, और मुझे तो कोई लगता नहीं है कि अपन लोगों का कोई मुकाबला कर पाएगा देश के अंदर। बहुत सिर्फ हम लोगों को समझना है, और बहुत ही काबिल टीम जो है काम पे आई है। और इसमें कोई बहुत नामवरों की ज़रूरत नहीं होती, टीम स्पिरिट की ज़रूरत होती है। उसकी पर्पस को हासिल करने की एक लगन होना चाहिए। वो अगर है तो आप तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर लेंगे। मेरा
पूरी टीम को और इस स्पिरिट को और इस भारत के लिए, इस देश के लिए, एक मजबूत भारत बनाने के लिए हम दोनों कौमों को बहुत ताकत से आगे आना पड़ेगा। 24 करोड़, टेक ए स्टैंड, हु केयर्स मैन। आगे चलना है, वी हैव टू गेट टुगेदर, नॉट फॉर यू मी, नॉट फॉर अवर सर्वाइवल। जान बाद में पड़ती है, देश पहले आता है। तो वी हैव टू गेट टुगेदर फॉर द कंट्री। आज ये देश अगर आज़ाद हुआ, इट वाज तुम्हारी कुर्बानियाँ, हमारी कुर्बानियाँ। यू हैड द लार्जेस्ट नंबर, वी हैड द लार्जेस्ट परसेंटेज। तो दिस इज लेके हम आए। अब अफसोस क्या होता है, अब हकीकत क्या है, देश लुट रहा है, क्लियर आसार नजर आते हैं। देश लुट चुका है, क्लियर आसार नजर आते हैं। देश के लिए जानें लुटा दी हमने, और इन मक्कारों को हम गद्दार नजर आते हैं। ब्रो स्टैंड है, नंबर्स, हु केयर्स फॉर द नंबर्स यार। 1.25 लाख ना लेकर लड़ावा। राहत इंदौरी साहब को हम याद करते हैं, अगर खिलाफ होते हैं होने दो, खिलाफ होते हैं होने दो। जान थोड़ी है, ये सब धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ब्रदर, सत श्री अकाल। अगर गुरु नानक को समझना है तो सबसे पहले मर्दाना बन के समझना पड़ेगा। वो गुरु नानक साहब के भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, शिष्य भी हैं, सिख भी हैं। जब उनका अंतिम समय आया, चौथी उदासी, वो मक्का से वापस जा रहे थे, तो अंतिम समय आ गया खुरम दरिया के किनारे पर। तो बहुत बीमार थे भाई मर्दाना। तो कहा कि अंतिम समय है, मर्दाना कुछ मांग लो। बोले बाबा 56 साल का, 56 ईयर्स ये नाता है, क्या मांगूं? इससे बड़ी दौलत क्या है कि मेरी जान तुम्हारी गोद में जा रही है। पूछा बाबा, गुरु नानक साहब ने कहा मर्दाना तुम्हारी कब्र बनाऊं और जला दूं। बोले ये मेरा मसला नहीं है, मैं तेरा बंदा हूं, ये तूने डिसाइड करना है जलाना है कि दफनाना है। और गुरु नानक ने उसका धर्म नहीं चेंज किया, उनको दफनाया गया। ये रिश्ता है तुम्हारा हमारा। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, प्लीज 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 कृपा करो। तुम्हारे इकट्ठे होने से ही बहुत कुछ सीधा होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारे इकट्ठा होने की बात है।